हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों में लिंगी विभेद यानी जो पाठ्य पुस्तकें यानी जो विषय वस्तु कक्षा में पढ़ाई जाती है उसमें किस प्रकार से स्त्री पुरुष के नाम पर भेदभाव किया गया है या भेदभाव का दृष्टिकोण या भेदभाव का उदाहरण, प्रक्रिया, प्रारूप, व्यवहार इत्यादि प्रदर्शित किया गया है, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। परंतु इस वीडियो में सिर्फ हम आपको पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं बस इसी का अर्थ और उसकी विशेषता बताऊँगा, क्योंकि बिना इसका अर्थ और विशेषता को समझे आप इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि पहले हम पाठ्य पुस्तक का अर्थ पढ़ेंगे। सीधा सीधा अगर अर्थ लिया जाए पाठ्य पुस्तक का, तो पाठ्य पुस्तक का मतलब वह पुस्तक जो कक्ष में निश्चित रूप से क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक क्या हो जाती है, किसी कक्ष में अध्यापक द्वारा सुव्यवस्थित क्रम ढंग से निश्चित पाठ्यक्रमों के आधार पर जो पढ़ाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक करते हैं। इन्हीं सब बातों का हम लोग अर्थ और इसकी विशेषता को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। कक्ष के स्तर यानी यानी कक्षा 6 की बात है तो 6 का स्तर, मानसिक स्तर, उन सब का मानसिक स्तर देखना होगा, शारीरिक स्तर यानी कक्षा 6 के हिसाब से उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास सबको ध्यान में रखते हुए यानी कक्षा के स्तर के अनुसार किसी विषय को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से सुव्यवस्थित क्रम ढंग से पाठ्यक्रम के निर्माण करके उसका अध्ययन अध्यापन करने वाली पुस्तक ही क्या कहलाती है, पाठ्य पुस्तक कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, कक्षा के स्तर के अनुसार किसी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से निर्मित पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित क्रम ढंग से निर्मित पाठ्यक्रम का अध्ययन अध्यापन या कक्षा में पढ़ाना ही क्या कहलाता है, पाठ्य पुस्तक कहलाती है। पाठ्य पुस्तक कहलाती है। इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा, पाठ्य पुस्तक हमेशा उस कक्षा के अनुरूप ही होती है। उसको विद्वानों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा उसको तैयार किया जाता है। इसीलिए जो है इस पाठ्यक्रम के निर्माण में भारत में एनसीईआरटी काम करती है। एनसीईआरटी इसी स्तर पर कार्य करती है कि वर्तमान की समाज की आवश्यकता, वर्तमान में समाज की चुनौतियाँ, वर्तमान में समाज के परिवर्तन, वर्तमान में समाज के अनुसार व्यक्तित्व को या क्रियाकलापों को विभिन्न कक्षा के स्तरों पर बांटते हुए उसको सुव्यवस्थित क्रम ढंग से उसकी व्याख्या करते हुए वह पुस्तक तैयार की जाती है। भारत में तो यही है। उसी तरह से SCERT स्टेट लेवल पर काम करती है। तो ये सब इसको जो है तैयार करने के विभिन्न स्वरूप होते हैं। आइए हम इसकी विशेषता थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो होता है, पहली विशेषता इसकी यह है कि यह मानसिक स्तर का तात्पर्य है कि जिस कक्षा का है उसके मानसिक स्तर, उसकी योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, उसका जो है दृष्टिकोण, उसके विकास इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ये इसमें ज्ञान को सुव्यवस्थित या ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। समाज से, व्यक्तित्व से, विकास से जोड़ करके इसको लिखा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है तार्किकता है, मनोवैज्ञानिक। इसमें जो ज्ञान है, जो पाठ्यक्रम का जो 1-2 लेसन जो बनाया जाता है, किसी हिंदी का हो, गणित का हो, अंग्रेजी का हो, किसी भी विषय का हो, जो उसमें विषय वस्तु प्रस्तुत किए गए हैं वह क्रमशः एक दूसरे से जोड़ करके प्रस्तुत किए गए हैं, ताकि उसमें एक संबंध बनता रहे, एक तर्क युक्त उसके ज्ञान का विकास हो। और मनोवैज्ञानिक यानी बालकों की इच्छा, रुचि, क्षमता, योग्यता यानी संवेगों को भी उसके व्यवहार के अनुरूप ध्यान में रखते हुए उसको तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता। तार्किक का मतलब जो एक दूसरे से क्रमबद्ध ढंग से उसको जोड़ करके हम देख सकें, ऐसे सिस्टम में उसको तैयार किया जाता है। हर विषय की यही कहानी है। आगे सरलीकरण, इसका विषय वस्तु को इस ढंग से भी तैयार किया जाता है कि उसका सामान्य व्यवहार से जोड़ा जा सके, उसको उसकी योग्यता, क्षमता और कक्षा के अनुसार उसको धीरे धीरे सामान्य व्यवहार से, अपने विषय के ज्ञान की व्यापकता से और उसके ज्ञान के व्यवहारिकता से, उसके ज्ञान की उपयोगिता से, उसकी ज्ञान के विभिन्न रूपों में उपयोगिता से जोड़ा जा सके। अर्थात ज्ञान का सरलीकरण, यानी सबके लिए वह ज्ञान, उसका ज्ञान काम आए, उसके लिए भी काम आए, सबके लिए भी काम आए। जैसे कहा जाता है ना कि बड़ी से बड़ी चीज़ों को हम लोग नहीं समझा पाते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे करके उससे तुलना करके बता देते हैं कि जैसे ये है ना ऐसे ही वो होता है।
वैसे ही उसका सरलीकरण भी जो है पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से उसका निर्मित कर दिया जाता है, या सरलीकरण की प्रक्रिया या सरलीकरण से जोड़ करके उसको जो है पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अगला है विश्वसनीयता एवं वैधता। जो पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं, जो कक्षा में पढ़ाई जाती हैं, वह उन बालकों के लिए बहुत विश्वसनीय होती हैं। मतलब विश्वसनीय होती हैं क्योंकि ऐसे उस स्तर के बालक किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उनको पढ़ाए जाने में वह सरल होता है, उसका परिणाम समान आते हैं। वैधता का मतलब वह उसके लिए वैध होता है, उचित होता है। किस हिसाब से वैध होता है? योग्यता के हिसाब से, समाज की आवश्यकता के हिसाब से वैध होता है, और वह उसके वर्तमान में व्यक्तित्व और उसके व्यक्तित्व के मांग के अनुसार वैध होता है, यानी उचित होता है। तो यानी विश्वसनीयता और वैधता भी एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेष गुण होते हैं। अगला है मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि जितनी भी पाठ्यपुस्तकें होती हैं, पाठ्यवस्तु जितनी भी होती हैं, उसमें जो है एक प्रकार का मानवीय दृष्टिकोण, अमानवीय दृष्टिकोण को ख़त्म कर दिया जाता है। अमानवीय दृष्टिकोण को अनुचित ठहराया जाता है, अनुचित ठहराया जाता है कि यह व्यवहार उचित नहीं है। और मानवीय दृष्टिकोण यानी मानव कल्याण के लिए, मानव के संबंधों की मर्यादा बनाए रखने के लिए, मर्यादा का निर्माण करने के लिए, और मानव संबंधों की गरिमा और व्यवहार को परिवर्तित और उपयोगी बनाने के लिए भी उसमें दृष्टिकोण, अभ्यास, ज्ञान इत्यादि दिए जाते हैं, समझाया जाता है। अगला संदर्भित शब्दावली। संदर्भित शब्दावली का तात्पर्य होता है कि जैसे जैसे बालक विषय वस्तु को पढ़ता जाता है, उसको नए नए शब्दों का, अपने विषयगत शब्दों का उसको परिचय भी कराना आवश्यक होता है। तो जब पाठ्यपुस्तक तैयार की जाती है या कक्षा में जो भी पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जाती है, तो उसके क्रमशः कक्षा के स्तर के हिसाब से उसका कठिनाई स्तर भी बढ़ता चला जाता है। जब कठिनाई स्तर बढ़ता चला जाता है तो उससे संबंधित नए नए शब्दों को भी उसको जानकारी दी जाती है। नए नए शब्दों का अर्थ लगाना, नए नए शब्दों को प्रयोग करना, नए नए शब्दों का एक भाषाई दृष्टिकोण से उपयोग करने संबंधी बातों को भी समझाने पर बल दिया जाता है, या ऐसे भी शब्दों को पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये भी इसकी विशेषता। अगला है व्यक्तित्व में उपयोगिता। बालक किसी भी विषय का हो, वह निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान, व्यवहार इत्यादि की योग्यता, क्षमता, कुशलता चाहिए। अर्थात व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान इत्यादि को चाहिए। इसलिए पाठ्यपुस्तकों के अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास की भी बातें और व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि को भी शामिल किया जाता है, ताकि वह वर्तमान की चुनौतियां और आवश्यकताओं को अपने योग्यता, क्षमता से प्राप्त कर सके। अगला है सामाजिक संबंध। कोई भी विषय है वो समाज से ही संबंधित होता है। ये अलग बात है कि वह समाज का कोई विशेष रूप लेगा या समाज का सामान्य रूप लेगा। तो सभी विषय समाज से ही संबंधित होते हैं। तो उसकी वर्तमान में समाज में क्या आवश्यकता है, समाज में इसकी क्या ज़रूरत है, समाज इसके प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया है, समाज क्यों इन चीज़ों को धारण कर रखा है, समाज इससे क्या पाता है, लोगों का क्या भला, क्या लाभ है, इन सब बातों को भी जोड़ करके सामाजिक संबंधों, मान्यता, आदर्श, मूल्यों इत्यादि को भी जोड़ करके इन सब विषयों को पढ़ाया जाता है। अगला है पर्यावरण। जो हमारी परिस्थितियां पाई जाती हैं, चाहे वह वायुमंडल से हो, चाहे जीव जंतु से संबंधित परिस्थितियां हों, चाहे मानव संसाधन से जुड़ी हुई परिस्थितियां हों, यानी हमारे तरफ का जो पर्यावरण है, चाहे आर्थिक पर्यावरण हो, चाहे वायुमंडल से पर्यावरण, एक प्रकार से पर्यावरण के अंतर्गत सभी गतिविधियां जो हमारे आसपास चारों तरफ पाई जाती हैं, उनके संदर्भ में उसका क्या स्वरूप है, क्या ट्रेंड है, क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है, और कितना जो है उससे संबंधित लोग किस प्रकार से, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह से उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग इत्यादि सभी इत्यादि के बारे में भी पाठ्यपुस्तकें हमको क्या करती हैं, परिचय करवाती हैं, जिससे हम जो है अपना सही मार्ग, सही सदुपयोग, सही क्रिया को बढ़ावा दे सके। अगला है समझ एवं व्यवहार। पाठ्यपुस्तकें बालक को उस विषय वस्तु को समझने की क्षमता देती है, समझने के स्तर के हिसाब से उसको बनाया जाता है, और वह उस समझी हुई गतिविधि को मानव व्यवहार में सदुपयोग कर सके। इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यपुस्तकों की रचना की जाती है। अगला है जिज्ञासा एवं जागरूकता। अधिगमकर्ता को जो अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उन जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस जिज्ञासा को सही दिशा देने के लिए, उस जिज्ञासा के अंतर्गत सही ज्ञान देने के लिए, उस जिज्ञासा के अंतर्गत सभी बातों को समाज से जोड़ करके या धीरे धीरे समाज से जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है, ताकि बालक को नई नई जानकारी, नए नए व्यवहार, नए नए तरीके, नए नए स्तर पर उत्तरोत्तर क्रिया, गतिविधि
इत्यादि को संपादित करने में सुलभता हो सके। उसी हिसाब से अगर हम देखें जागरूकता का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में ऐसे बालकों को वर्तमान की क्या आवश्यकता, क्या चुनौतियां हैं, क्या स्थिति है, इससे भी परिचय कराने का काम किया जाता है। चाहे वो राष्ट्र स्तर पर हो, चाहे देश के लोकतंत्र की बात हो, चाहे समाज में किसी समस्या या किसी महाबीमारी, किसी महारोग से संबंधित हो, इन सब जागरूकता को भी उसके जीवन में उस विषय वस्तु के माध्यम से जोड़ते हुए उसे सिखाया, पढ़ाया, अध्ययन अध्यापन किया जाता है। ये सब महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है पाठ्य पुस्तकों का अर्थ आप समझ गए होंगे और पाठ्य पुस्तक की जो विशेषता होती है उसे भी आप क्या गए होंगे, समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।